कल हम लोगों ने चर्चा की थी ऋण के बारे में और सबसे पहले ऋण के बारे में पितृ ऋण के बारे में चर्चा हुई, जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाया गया कि जो बृहस्पति जब हमारी जन्म पत्रिका में पीड़ित हो रहा होता है और कुंडली का दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां भाव पीड़ित हो रहा होता है तो पितृ ऋण बनता है। और भी चीजें साथ में सहयोग के लिए लिखवाई गई एवं उसके उपाय भी समझाए गए और एक सूत्र भी साथ में दिया गया कि कोई भी ऋण हो उसमें दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां जरूर पीड़ित होना चाहिए, यानी कि पापक ग्रह का प्रभाव वहां पर होना चाहिए, जब भी अन्य ऋण भी माने जाएंगे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे ऋण की बात करेंगे। दूसरे ऋण का नाम है स्वऋण, यानी कि स्वयं से उपजा हुआ ऋण, स्वयं ने जो कर्जा किया। इसको आप दूसरे एंगल से इस तरह भी देख सकते हो, अपनी ही गलतियों से जब हम जीवन में अपने परेशानियां पैदा कर लेते हैं, उसी का नाम है स्वयं का ऋण, स्वयं का कर्जा। तो इन ऋणों को आम भाषा में समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट याद करने चाहिए, जिससे हमेशा याद बने। स्वऋण, खुद का ऋण, यानी कि खुद की बेवकूफियां। बेवकूफियां तो हम इसी जन्म में करेंगे। अब यहाँ पर पास्ट से इतना मतलब नहीं, पास्ट की वजह से तो वो ग्रह वहां पर आकर के बैठेगा जिसकी वजह से हम इस जन्म में गलतियां करेंगे। क्या है? पांचवा भाव सूर्य का भाव है। पांचवें भाव में यदि राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, शुक्र बैठा हो या केतु बैठा हो, अब इसके लिए भी सूत्र याद कर लो। सूर्य के शत्रु ग्रह, सिंपल वर्ड्स में, सूर्य के शत्रु ग्रह यदि पंचम भाव में बैठे हों, देखो याद करना आसान हो गया। पांचवा भाव सूरज, पांचवें भाव में यदि सूरज के शत्रु ग्रह बैठे हों तो स्वऋण होगा। और शत्रु आपको मालूम है, सूर्य का शत्रु, प्रबल शत्रु शनि है, राहु है, केतु है और शुक्र है। ये 4 ग्रह मैंने आपको बता दिए हैं। ये अगर पांचवें घर में किसी का भी बैठा हो तो स्वऋण होगा। क्या पहचान होगी ऐसा जातक क्या करेगा? सबसे पहले तो वो अपनी ट्रेडिशंस को मानना छोड़ेगा, उसमें नुक्स निकालेगा और मॉडर्न बनने के चक्कर में। अब यहाँ पर मॉडर्न बनने का मतलब इस बात से लिया गया है कि विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर के, विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर के उनकी बातों को फॉलो करने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज करो किसी की कुंडली में पांचवें घर में ये ग्रह बैठे हैं जो पापी ग्रह है, वो कहेगा मैं बॉलीवुड के सॉन्ग नहीं सुनूंगा, मैं तो हॉलीवुड फिल्म के सॉन्ग सुनूंगा। अब बात थोड़ी सी है, पर वो अपनी संस्कृति, अपने राग, अपने म्यूजिक को छोड़ करके दूसरे प्रकार के म्यूजिक को सुनेगा। या साहब मैं तो जो है गायत्री मंत्र का जाप नहीं करूंगा, पर मैं बुद्धा चैंटिंग करूंगा। थोड़ा सा डिफरेंट, अपने ट्रेडिशन से भिन्न। या आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे व्यक्ति के परिवार में, खानदान में जिस तरह की परंपराओं का निर्वहन होता रहा होगा,
उनको प्रॉपर तरीके से निभाने में आनाकानी करेगा और अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में ये कहेगा कि इनको कुछ नहीं मालूम, इनकी अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, ये दकियानुसी बातें थी और ऐसा हमें नहीं करना है, हमें मॉडर्न बनना है, हमें आगे बढ़ना है। इस तरीके से ये पहचान हो सकती है। अब हमें ये समझना पड़ेगा, अगर जिसके ये ऋण नहीं बनता पांचवें भाव से, तो पांचवा भाव करता क्या है? पांचवा भाव हमारी अपनी खुशियों का भाव है, एंटरटेनमेंट का भाव है। ये इस संसार में अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपनी कला के द्वारा नाम चमकाने का भाव है। इसीलिए एक प्रकार से ये लक्ष्मी भाव भी है। प्रेम संबंध, जीवन में जो प्रेम प्राप्त होता है वो भी पांचवे से आता है। गर्लफ्रेंड यानी कि विवाह से पहले एक पूर्व का जो प्रेम पंचम भाव से आता है। हर प्रकार का अनकंडीशनल लव पंचम भाव से आता है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझेंगे कि उस आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? इन चीजों में भारी कमी आ जाएगी। या तो उसका कहीं अफेयर नहीं होगा, मतलब कहीं प्रेम संबंध नहीं होगा, या होगा तो टूट जाएगा, सही तरीके से सफल नहीं हो पाएगा, या अगर वो शादी में कन्वर्ट हो गया तो वो कहेगा धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। पॉइंट समझ रहे हो? अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जो उसकी अपनी प्रतिभा होगी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिससे अपना नाम कमाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसका उपाय क्या होना चाहिए? क्योंकि इसका असर उस कहीं ना कहीं संतान पर भी पड़ता है। वो जाने अनजाने में अपने संतान से भी झगड़ा कर बैठता है। करना तो नहीं चाहता, कोई भी इंसान नहीं चाहता अमूमन झगड़ा करना, फिर भी हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं अपने संतान से। तो इस दोष की वजह से उसके अपने संतान से भी लड़ाई झगड़े होते हैं, या लड़ाई झगड़े ना कह के आप ये भी कह सकते हो वैचारिक मतभेद। तो पांचवें भाव से आने वाले रिजल्ट्स में कमियां पैदा कर देता है ये वाला ऋण। इसका उपाय बहुत ही सिंपल है, वही प्रोसेस में जाना है। अपने खानदान से सभी से पैसा इकट्ठा करना है और एक सूर्य यज्ञ करवाना है। उसको हवन कह लो, यज्ञ कह लो, तो उससे ये दोष समाप्त हो जाता है। अगर यहाँ पर पांचवें भाव में पाप प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा हो, मतलब एक से ज्यादा ग्रह, शनि भी बैठ गया, राहु भी बैठ गया, वहां पर शुक्र भी बैठ गया, तो प्रभाव बढ़ गया ना, तो ज्यादा बढ़ गया। और इनके बैठने से कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित हो जाता है। ये लाल किताब का कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। अगर पांचवें भाव में पापक ग्रह बैठेगा तो सूर्य को भी डेंट लगेगा। सूर्य कौन है? पिता। पिता की हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है, या पिता के सुख में कमी महसूस की जा सकती है। सारे आयाम आपको स्वऋण के बारे में मैंने बता दिया। स्वऋण स्वयं का ऋण, खुद का ऋण, खुद के से बनाया गया कर्जा। अब अगर किसी कुंडली में ये सब चीज है, मतलब ये ग्रह बैठे हैं, और हो सकता है उसको नेगेटिव रिजल्ट ना मिल रहे, ऐसा भी हो सकता है। ये कब होगा? जब उस व्यक्ति ने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं की। जैसे अगर वह व्यक्ति पूरा ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करे, अपने परिवार की संस्कृति को साथ लेकर के चले, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद ना पैदा करें, अपने बड़े बुजुर्गों का कहा माने, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से वो अगर चले, तो हो सकता है
उसको इन सब नेगेटिव बातों का सामना ना करना पड़े, ये भी बात हो सकती है। फिर जरूरी नहीं कि उसके अपनी संतान से मतभेद या वैचारिक मतभेद हो, या वो अपनी संतान से सेटिस्फाई ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ दोनों ही बातें हों। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं कि 2, 5, 9, 12 में से कोई ना कोई भाव जरूर फंसा होना चाहिए। तो यहाँ तो पांचवा फंसा ही हुआ है, ये तो बना ही उसी से ही है। तो ये दूसरा कंप्लीट हुआ, दूसरा कर्जा। बहुत सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं है। तीसरा है माँ का ऋण, मात्र ऋण भी कहा जाता है, यानी माँ का कर्जा। ये क्यों पैदा होता है? जैसा कि नाम ही बता रहा है, माँ का कर्ज। यदि किसी ने अपनी माँ को सताया पूर्व जन्म में, अपनी माता को बदनीयत से घर से बाहर निकाल दिया हो, माँ की सेवा ना किया हो, या माँ की तबीयत खराब हो, माँ बीमार हो, ऐसे में माँ की सेवा ना की हो, तो पूर्व जन्म का माँ का कर्जा हमें इस जन्म में चुकता करना पड़ता है। टेक्निकली ये बनता कैसे है? बहुत सिंपल। यदि चौथे भाव में केतु बैठा, फोर्थ हाउस में यदि केतु बैठा होगा, तो ये माँ का ऋण है। अब इसमें लाल किताब एक चीज को मना करती है। जिनकी कुंडलियों में केतु चौथे भाव में बैठा हो, उन्हें किसी भी प्रकार के वाटर सोर्स को गंदा नहीं करना चाहिए। वाटर सोर्स हमारे कौन से प्रमुख? जैसे नदियां, तालाब, कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, इनको गंदा नहीं करना चाहिए। अर्थात इनकी नदियों की शुद्धता की पालना करनी चाहिए, उनमें गंद नहीं खिंडाना चाहिए। कई लोग नदियों में बड़ा गंद खिंडाते हैं जाकर के, और तीर्थ स्थान पर जाकर के तो बहुत ही गंद खिंडाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या खास ध्यान रखना चाहिए? अगर अपने घर के पास से कोई भी नदी नाला गुजर, नदी नाला, ये अब नाला जरूरी नहीं बड़ा मिलेगा, नाली भी हो सकता है। कोई घर के पड़ोस से नाली गुजरी हो सकती है, तो उसमें कूड़ा डाल करके उसको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको निर्बाध रूप से चलते रहने देना चाहिए। हो सके उसकी समय समय पर सफाई करवाते रहना चाहिए। अगर ये ऋण होने के बावजूद हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते, तो हमारी माँ हमारी लायबिलिटी बन जाती। लायबिलिटी शब्द बड़ा टफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी माँ की सेवा तुम्हें मजबूरी में करनी पड़ेगी, और तुम रो रो करके करोगे, खुश होकर के नहीं करोगे। माँ का बेड रिडन हो जाना, माँ के घुटनों की तकलीफ होना और घुटने चेंज कराने की नौबत आना, माँ को भयंकर एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, जॉइंट्स पेन होना, मानसिक पीड़ा होना, ये माँ के साथ समस्या रहेगी। खुद के साथ क्या रहेगा? घर परिवार में घुसते ही ऐसा महसूस होना कि इस घर में तो शांति नाम की कोई चीज है ही नहीं। मेंटल पीस का ना होना, ये मात्र ऋण कहलाता है। इस ऋण के चलते कभी कभी व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बिना मतलब की चिंताएं उसे सताती रहती हैं, अचानक से ऐसा फील करता है कि एनर्जी ड्रेन हो गई, मन अस्थिर बहुत ज्यादा रहता है,
ये मात्र ऋण का दुष्परिणाम है। कभी कभी उसे ऐसा भी महसूस होता है, खास करके मकान, जमीन और शहर के मामले में, वो अक्सर कंफ्यूज रहता है कि किस शहर में रहूं, किस स्थान पे रहूं, मकान ईंट पर ईंट रख करके बनाऊं या बना बनाया मकान खरीदूं, कहाँ रहूं कहाँ ना रहूं, मकान कैसे खरीदूं। मकान को लेकर के भी चिंताएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं। मकान कह लो, जमीन कह लो, जायदाद कह लो, लग्जरी कह लो, कंफर्ट जोन कह लो, ये सब चीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बहुत सिंपल है, ये केवल देखना है कि किसी का केतु ग्रह चौथे भाव में तो नहीं बैठा। क्या उपाय करना चाहिए? खानदान के सभी लोगों से चांदी लेना चाहिए। किसी भी फॉर्म में चांदी मिल जाए ज्यादा अच्छा है। चीज को और सिंपल बनाने के लिए सभी से कह दो कि चांदी का चकोर टुकड़ा हमें दे। एक एक चांदी का चकोर टुकड़ा ले करके गंगा जी में या किसी पवित्र नदी में जल प्रवाह एक ही दिन कर दिया जाए। खानदान के सभी सदस्यों से चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर के जल प्रवाह कर दिया जाए। अब इन सब बातों को बोलने से पहले वो जो पहले नियम बताया था उसको जरूर याद रखें। दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां, इन चार भाव में से कोई एक भाव डिस्टर्ब होना बहुत जरूरी है, तो ही मात्र ऋण का अपना प्रभाव देखने को मिलेगा। और मात्र ऋण की एक और पहचान भी हो सकती है कि माँ की आयु लंबी हो परंतु दुखिया हो। ये तीसरा ऋण था। चौथा ऋण, ये इसका नाम है स्त्री श्राप, औरत का कर्जा या स्त्री ऋण भी आप बोल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैरिज डिस्टर्ब कर देता है। ये कैसे बनता है? यदि किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किसी महिला को धोखा दिया हो, प्रेम के मोहपाश में बांध करके उसको छोड़ दिया हो, विवाह करके धोखा दे दिया हो, धन के लालच में आकर के, विवेक कह रहे हैं चांदी का चकोर टुकड़ा क्यों? चंद्रमा को मंगल की मदद दी जाती है। चकोर जो टुकड़ा होता है वो मंगल नेक की निशानी है। केतु अगर चौथे भाव में बैठे तो समझ लेना चंद्रमा कहीं पर भी हो, कुंडली में कहीं बैठा हो, वो डिस्टर्ब ही माना जाएगा। ध्यान रखें, चौथे घर में शनि और राहु यदि बैठेंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर केतु चौथे में बैठेगा तो चंद्रमा अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसे कहते हैं कि चंद्रमा की जड़ खराब होना। जड़ यानी राशि, यानी कि भाव, कि चंद्रमा का घर डिस्टर्ब हो गया और चौथा भाव डिस्टर्ब हो गया का मतलब आप खुद समझ गए कि मन की शांति भंग हो गई, अशांति भंग, अशांति अशांति हो गई। तो ये सब चीजें, तो किसी भी महिला को किसी तरीके से भी चीट करने से ये दोष का निर्माण होता है। टेक्निकली इसको कैसे देखें? कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का 7वां भाव, ये दो भाव से इसकी पहचान होती है। अब यहाँ पर शुक्र का डिस्टर्ब होना देखा जाता है, क्योंकि लाल किताब के अनुसार लड़का हो या लड़की हो, दोनों का ही रिलेशनशिप का और विवाह का कारक ग्रह शुक्र होता है। और शुक्र के 3 दुश्मन हैं। कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा और राहु। ये 3 ग्रह इसके दुश्मन ग्रह हैं। अगर ये तीनों में से कोई एक ग्रह
दूसरे या सातवें भाव में बैठ जाए तो स्त्री ऋण का निर्माण होता है। अब देखो, लॉजिक के भी समझते जाओ, प्रेडिक्शन करने के फार्मूले भी समझते जाओ साथ साथ। अगर किसी की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा या राहु दूसरे या सातवें भाव में बैठा है तो साथ में ये भी समझ लेना, उसका शुक्र चाहे कुंडली में कितना ही अच्छा क्यों ना बैठा हो, उसको डेंटेड मानना चाहिए। यानी कि वो पूरा पूरा 100% अच्छा असर नहीं देगा, वो कुछ कमियों के साथ ही उसे असर देगा, शुक्र के प्रभाव में कमी आ जाएगी। भूल करके भी ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट हो उसे नहीं सताना चाहिए। जो लोग प्रेग्नेंट महिला के बच्चे को किसी भी बदनीयति से, धन के लालच में बच्चे को खत्म कर देते हैं या गर्भ गिरा देते हैं तो भी स्त्री श्राप डेवलप हो जाता है। और ये स्त्री श्राप, ध्यान रखें, बहुत दुख करता है, बहुत दुख देता है, बड़ी आत्मिक पीड़ाएं पहुंचाता है, जिनकी कुंडलियों में भी होता है। क्या रिजल्ट होते हैं? सबसे पहला रिजल्ट, हेल्थ में गड़बड़ी। अब हेल्थ में अगर आपके पास दिमाग में आए तो तुरंत एक बात कहना है कि शुक्र से रिलेटेड रोग। शुक्र से रिलेटेड रोग क्या होते हैं, बीमारियां क्या होती हैं? यूरिनरी सिस्टम सारा, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिन ब्लडर, किडनी में स्टोन डेवलप होना, शुगर की बीमारी होना यानी कि डायबिटीज होना, सेक्सुअल डिसऑर्डर होना, और लड़कियों के केस में, महिलाओं के केस में हार्मोन डिस्टर्ब होना, गायनी प्रॉब्लम होना, और कभी कभी तो पुरुषों में भी देखा जाता है कि थायराइड हो गया, हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओवरी के अंदर सिस्ट डेवलप होना या फेब्रॉइड बनना की समस्या हो सकती है। ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू था। और क्या होगा पर्सनल लेवल पर? दाम्पत्य जीवन में न्यूनता पैदा करने वाला योग है। पति पत्नी में वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद का मतलब होता है पति पूर्व दिशा में सोचता है, पत्नी पश्चिम दिशा में सोचती है, इसे ही वैचारिक मतभेद कहते हैं। एक ने कबीर जी से पूछा कि कबीर साहब, आपके हम भजन सुनते हैं, बड़ा आनंद लगता है और मन करता है कि हम भी आपकी तरह ही कुछ भक्ति करें और इस संसार से जो मोह है ये समाप्त कर लें। पर बहुत सारे लोग हमें ये भी समझाते हैं कि विवाह करना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसीलिए आए हैं आपके पास। सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब हो जाए कि हम शादी करें कि ना करें। इस प्रश्न का उत्तर मिले तो आगे बढ़े। दोपहर का समय था, उन्होंने कहा आप आ जाओ, बैठते हैं। तो कबीर साहब एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे, वहां भाषण प्रवचन दिया करते थे, अपने घर में अपना बढ़िया प्रोग्राम चला करता था। तो वो भाई आया, उसको बिठा लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई भरी दोपहर में और कहा लालटेन जला करके ले आओ। और पत्नी भी भरी दोपहरी के अंदर लालटेन जला करके ले आई और ला करके रख दी। पत्नी ने एक बार भी नहीं पूछा कि इतने, जब बिल्कुल प्रकाश हो रहा है, इतनी दोपहर हो रही है, हर तरह से रोशनी आ रही है, तो अब छोटी सी लालटेन जलाने का क्या मतलब है? कोई क्वेश्चन नहीं किया उसने। पति ने मंगाया, उसने ला के दी। जब पत्नी चली गई तो कबीर साहब बोलते हैं, अगर पत्नी ऐसी हो तो विवाह
100% करना चाहिए। और पत्नी आपसे सवाल जवाब करे, तर्क वितर्क करे, आपकी बात को मानने से मना कर दे और आपको झंझटों में डाल दे, भक्ति करने का भी मौका ना दे, तो विवाह नहीं करना चाहिए। अब कबीर साहब ने तो ये बातें बता दी, पर अब एक ज्योतिषी साहब कैसे बता सकता है? तो ज्योतिषी इसी प्रकार से बता सकता है कि उसको देखना है दूसरा भाव और सातवां भाव, राहु, सूर्य और चंद्र, इनमें से कोई बैठा होगा तो पत्नी डिबेट करेगी, छोटी छोटी बातों पे डिबेट करने लग जाएगी, उसकी बात को काटना शुरू कर देगी। अब पत्नी है की बात को पति काटेगा, अगर पति की कुंडली में वो भी पत्नी की बात को काटेगा। यानी जिसकी भी कुंडली में होगा वो ऐसा महसूस करेगा कि उसका जीवन साथी उसकी बात काट देता है। कभी कभी तो ये केस सीवियर हो जाने की वजह से हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है और मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें से राहु के सातवें में बैठने से कभी कभी तो यहां तक देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, भाई बहन, माता पिता, कोई फ्रेंड, कोई सलाहकार, कोई अड़ोसी, कोई पड़ोसी, किसी भी तरह से ये हो सकता है। कभी कभी देखा गया है कि डे टू डे इनकम भी प्रभावित हो जाती है। उनको ऐसा लगता है जितना मैं कमा रहा हूं या मैं कमा सकता हूं उतना कमा नहीं पा रहा हूं, और जो कमाई आ भी रही है वो मुझे इतना फायदा नहीं दे रही है, मुझे सुख नहीं दे रही है, और मैं अपने धन का भोग नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने धन का लाभ भी नहीं उठा पा, पाई पाई करके वो जोड़ता रहता है, पर खुद को सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। ये पर्सनल फ्रंट के ऊपर उसको दिक्कतें आती हैं। अब इसका क्या उपाय होना चाहिए? इसका बहुत सिंपल सा समाधान ये है कि गौ सेवा। गौ सेवा से बढ़कर के इस दोष के निवारण के लिए बढ़िया उपाय नहीं हो सकता। क्या किया जाना चाहिए? अगर सूर्य से बने, चाहे चंद्रमा से बने, चाहे राहु से बने, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वो किसी से भी बने, गौ सेवा सभी में काम करेगी। पर अगर यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो 7 तांबे के टुकड़े लेकर के दोपहर के समय 12 से 2 बजे के बीच में पार्क वाली जमीन, यानी कि घास वाली जमीन, गड्ढा खोद करके 7 तांबे के टुकड़े दबाए जाने चाहिए, और ऐसा 7 संडे करना चाहिए। अगर 7 संडे में राहत ना मिले, मतलब ये 7 बार उपाय कर लिया और फिर भी राहत ना मिले, फिर नियम ले लेना कि हमें 43 हफ्ते तक करना है, यानी 43 संडे तक ये उपाय करना है। साथ में गौ सेवा जरूर चलती रहनी चाहिए। ये उपाय पत्नी का या पति का स्वास्थ्य खराब होने पर भी किया जा सकता है। अब कमाल की एक और बात, मैक्सिमम जिनके स्त्री श्राप होता है उनकी मैरिज लाइफ नहीं टूटती है, पर उन्हें हमेशा लगा रहता है कि मैरिज कब टूटे और कब टूटे और कब ना टूटे, कब टूटे तो पीछा छूटे। और श्राप तो फिर श्राप है ना, फिर छूट गया तो फिर तो मुक्त हो गया, मुक्ति नहीं मिलती उन्हें, भुगतान पूरा का पूरा करना पड़ता है। कभी कभी तो पति पत्नी एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आदमी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, और गौ सेवा करने से जीवन साथी का स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। और क्या कर सकते हैं हम? अपने ही जीवन साथी से दोबारा फेरे ले लो,
और तीर्थ स्थान में जाकर के। तो ऐसा करने से भी ये दोष कमजोर पड़ जाता है। देवी की पूजा करने से, खास करके माँ लक्ष्मी की पूजा करने से ये दोष भंग हो जाता है। और अगर आपको चमत्कार देखना हो अपनी लाइफ में, किसी के स्त्री श्राप हो, तो ये इन उपायों में से कोई उपाय करवाएं, साल भर तक कम से कम करवाएं। उन्हें अपने जीवन साथी के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि वो उनके अनुकूल बात करने लग जाएगा। क्योंकि ऐसे में यही होता है, जीवन साथी बिना मतलब की डिबेट में कर जाता है, छोटी से छोटी बात को भी काट जाता है और अपनी बात को रखता है। तो दूसरे साथी को क्या लगता है, यार अपनी तो चलती ही नहीं कुछ, अपनी तो कोई बात मानता ही नहीं है, अपनी तो है, तो अपनी तो घर में बहुत ही बुरी कदर है, कोई पूछता नहीं है। लड़की होगी तो वो कहेगी पति मेरी सुनता नहीं है, पति होगा तो कहेगा जी मेरी कोई नहीं सुनता है, तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये इस प्रकार से आपको इस दोष का निवारण कर लेना चाहिए। सर प्लीज एक मिनट, ये चंद्रमा और राहु के कोई उपाय थे क्या? सूर्य का तो बताया आपने। बस मैंने सूर्य का ही बताया है और किसी अन्य का नहीं बताया है, बाकी की गो सेवा बताई। मतलब इनके चंद्रमा और राहु के कोई एक अलग स्पेसिफिक उपाय नहीं नहीं, करने? चंद्रमा का इसलिए नहीं बताया क्योंकि सातवें भाव में चंद्रमा जो होता है उसे लक्ष्मी का पूत भी कहा गया है। अब उसका दान पुण्य करवा दूंगा तो वो भी मुझे ध्यान में रखना है, तो नुकसान नहीं करना। और सातवें का दान कर दोगे सूर्य का, तो सूर्य को वैसे भी लाल किताब में नीच राशि का कहा गया है, समझो। उपाय बड़े दिमाग से करवाने। सर राहु तो वो है ना, मतलब पाप ग्रह है, उसका भी क्यों? राहु का उपाय जब करवाया जाना चाहिए जब पत्नी या पति अलग हो रहे हो या हेल्थ खराब हो रही हो। तो उसमें से क्या उपाय कर सकते हैं, तो जल प्रवाह करवा सकते हैं नारियल को, जो पानी वाला नारियल होता है जल प्रवाह करा सकते हैं, या मंदिर में बादाम दान दे सकते हैं, 7 बादाम जो है मंदिर में दान दे सकते हैं। नारियल भी कुछ क्वांटिटी में करवाने हैं सर, या वो भी वो ऐसे ही एक ही कर दें? ये आप क्वांटिटी जो है 7 की रखना चाहिए। अब अगला लिखो। दूसरे में इतना बता दीजिए कि नारियल किस दिन कर दें। सर ये नारियल है ना, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन धन्यवाद आप जी। ये जल प्रवाह कर सकते हैं। अच्छा जी, और मैं धन्यवाद। बार बार एक ही चीज मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, जो तुम्हें कोई भी नहीं आप लोगों को बताएगा। किसी भी ऋण के निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले 2, 5, 9, 12 जरूर याद रखिएगा। अगर वो डिस्टर्ब नहीं है तो फिर आप ज्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा मत। अगर दूसरा भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव, 12वां भाव अगर ये डिस्टर्ब नहीं है तो फिर इनको डिस्टर्ब मत कीजिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगले का 7वें भाव में सूर्य बैठा हो और दूसरे भाव में भी ना राहु बैठा है, ना बुध बैठा है, ना शुक्र बैठा है, ना 5वें में बैठा है राहु, ना 9वें में बैठा है, ना 12वें में बैठा है, और आपने तुरंत कूद पड़े कि स्त्री श्राप हो गया, है ना। तो हो सके वो उल्टा कहे जी मैं आई एम एंजॉइंग माई मैरिज लाइफ, और आपके ये क्या हो गया है, ये श्राप वाली पत्नी कहाँ चली गई है। तो फिर उल्टा ना पड़ जाए। तो कई बार ये गलतियां भी होती हैं। वैसे ये गलतियां होने के चांस कम होते हैं, जिनको स्त्री श्राप होता है उनका वैसे ही लक्षण भी स्पष्ट रूप से आते हैं। और दूसरा, पांचवा, 9वां और 12वां कहीं ना कहीं डिस्टर्ब उनका मिलता है। क्या हो गया खेमचंद, कुछ कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा था कि ये शराब मेरे उसमें था, मगर ये लक्षण नहीं मैच कर रहे। मगर ये है, मतलब जो आप रूल्स कह रहे हो वो सारे हैं, मगर वो सिम्टम्स ऐसे नहीं है, टचवुड। नहीं, क्लास के समय तो सिम्टम मैच भी नहीं करने चाहिए खेमचंद, ये नहीं पीछे से तुम्हारे सारे मजे लेंगे। तो बढ़िया है, ना ही करे मैच तो अच्छी बात है ना। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि कितनी पिटाई हो रही है, किसकी क्या है, सब मामला है। एवरीवन लिविंग विद द मास्किंग।
हर आदमी एक मास्क लगा के बैठा होता है तो अच्छी बात है। एक बार एक जज साहब थे और वकील उनको लंबी लंबी दलीलें दे रहा था और बार बार जज एक ही बात समझा रहे थे कि सिर्फ मुझे हाँ या ना में जवाब दो। तो वकील साहब टेंशन में आ गया। तो वकील साहब कहता है, जनाब एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आप भी हाँ या ना में मेरे केवल एक प्रश्न का जवाब दे देंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ, तो बोल, ये कौन सा बड़ी बात है। उन्होंने पूछा, जो बीवी तुम्हें पहले पीटती थी क्या आज भी पीटती है? जनाब हाँ या ना में जवाब दीजिए। जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, अपनी दलीलें चालू रखो भैया। हैं, चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, विवाह एक बड़ा ही पेचीदा मामला होता है। ये पर्सन टू पर्सन होता है, आप समझे बात को। वहां पर कल्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब मान लीजिए कोई कल्चर ऐसी है जहां पर गाली गलौज कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप यूपी के किसी पार्ट में जाके देखें, हमारे हरियाणा में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पत्नी पति को गाली दे रही है या पति पत्नी को गाली दे रहा है, वहाँ ये बहुत सामान्य भाषा का एक एक प्रकार से मैं कह सकूं अपने इमोशंस का प्रदर्शन करना कहते हैं वो, कि जो हम इमोशनली जो हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो गाली उसका एक स्वरूप है। कलात्मकता है गालियों के अंदर भी। कौन कितने कलात्मक तरीके से गाली दे सकता है। अब कई जगह की यहाँ पे परंपरा है तो उसको बुरा नहीं माना जाता। अब वो तीसरा जो पार्टी कोई बाहर से सुन रहा है उसके टेंशन हो सकती है और हो सकता है वो चीज को एक्सेप्ट ना करें, तो वो एक अलग मामला है। तो शादी के को कौन अपनी शादी को खराब मानता है, कौन अच्छा मानता है, ये उसका पर्सनल मैटर है। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को एक बात समझाता हूँ, पर्सनल मैटर में कभी घुसने की कोशिश नहीं करनी जब तक कि सामने वाला दरवाजा ना खोले। ज्योतिषी को कितनी मर्जी जानकारी हो जाए पर्सनल मैटर की, उसको बिना मतलब डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई कहता है आई एम वेरी हैप्पी विद माई वाइफ, तो उन्हें कहें मोस्ट वेलकम। अगर वो कहता है नहीं नहीं मुझे थोड़ा इस समस्या पे बात करनी है, तो उसको खुल करके बताओ, रीजन बताओ, साथ में रेमेडी बताओ, ताकि उसको रिलीफ मिले। और वो कहता है कोई दिक्कत नहीं जी, दो जूते सुबह पड़ते हैं, दो शाम को पड़ते हैं, अब तो नहीं जिस दिन पड़ते हैं उस दिन खुजली हो जाती है, तो समस्या तो जब होती है हमें। तो फिर कोई ऐसी समस्या बात है ही नहीं, तो उसको बहुत हल्के से लेना है कि भाई ठीक है, ये आपके योग है और यू आर सो लकी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आगे बढ़ाना है। उसके पीछे नहीं पड़ना, नहीं 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 गुरुजी ने भी बताया था, देखो किताब कही तो किताब ही खोल के दिखा देंगे, देख देख ये लिखा हुआ है, अच्छा लाल किताब में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है ग्रस्त जीवन बर्बाद। वो तो मतलब सॉफ्ट लैंग्वेज ही यूज नहीं की हुई इसमें तो है, कि उसको खाना भी ऐसे मिलता है जैसे कुत्ते को डाल दिया जाता है। तो वो बात जो है, वो बात अपन ने नहीं कहनी है, ये बात वो मान ले तो बात अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिश्तेदारी का ऋण, और ये मंगल ग्रह से पैदा होता है, उसकी जड़ को भी पहचानना है। जैसे स्त्री ऋण शुक्र से पैदा हुआ, स्वऋण सूर्य से पैदा हुआ, पितृ ऋण बृहस्पति से पैदा हुआ। अगर आप इस तरीके से ऋणों को याद कर लोगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, नहीं रट्टा मारे जाओ, हर बार भूल जाओगे। मंगल यानी भाई, मंगल यानी मित्र। अगर पूर्व जन्म में अपने मित्र को धोखा दिया हो, पैसे के लालच में उसकी हत्या कर दी हो, जमीन जायदाद हड़प ली हो किसी की धोखे से, सेम अपने भाई के साथ, या अपने भाई के साथ ऐसा किया हो, किसी के पशु को मरवा दिया हो, जैसे गोधन होता है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, जो जिससे उनका रोजी रोजगार चलता हो, या उसका हेल्पर हो, किसी का घोड़ा हो, किसी का बैल हो, उसको जहर दे के मरवा दिया जाए,
इससे भी ये ऋण पैदा हो जाता है। इसे कहने को तो रिश्तेदारी का ऋण कहते हैं, पर ये टेक्निकली कैसे बनता है? तो इसके खाने दो हैं, पहला खाना और आठवां खाना। फर्स्ट और पहला खाना और आठवां खाना। यदि इनमें मंगल या बुध बैठा हो तो ये रिश्तेदारी का ऋण बनता है। क्या समझे? या पहले भाव में बुध बैठ जाए, या आठवें भाव में बुध बैठ जाए, या पहले भाव में मंगल बैठ जाए, नहीं सॉरी केतु बैठ जाए। बुध और केतु से बनता है, ये मैं गलत बोल गया क्या? मंगल बोल गया क्या मैं? यस सर। मंगल, हाँ मंगल मत लिखना भाई, मंगल तो इसकी जड़ है, मंगल तो ओरिजिन है। बुध और केतु पहले भाव में बुध बैठ जाए, या आठवें भाव में बुध बैठ जाए, या पहले भाव में केतु बैठ जाए, या केतु आठवें भाव में बैठ जाए। हो गया सिंपल। ये रिश्तेदारी का ऋण है। ये रिश्तेदारी का ऋण बहुत परेशान करता है। ये हमारे गृहस्थ जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। खुशियों के दिनों में, जैसे तीज त्योहार के दिन आते हैं, खुशियों के दिन आते हैं, आपने देखा होगा ना, घर में कोई बच्चा ऐसा जरूर होता है त्योहार के दिन नाराज होकर बैठा रहता है। जिनकी कुंडलियों में ये रिश्तेदारी का ऋण होते हैं, जब भी खुशी का मौका होता है वो टेंशन में होते हैं, या मुंह बना के बैठ जाते हैं, किसी से झगड़ा करके बैठ जाते हैं, किसी ना किसी बात पे वो विवाद करके बैठ जाते हैं। ये रिश्तेदारी के ऋण से होता है। साथ में इसके साथ क्या समस्या होती है? मंगल से रिलेटेड, मंगल ग्रह से रिलेटेड तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे भाई के साथ उसकी अच्छी नहीं बनेगी, या भाई होगा ही नहीं। मित्र धोखा देंगे, उधार दिया हुआ पैसा वापस लौटता नहीं। और ऐसे में मंगल ग्रह के हालात अच्छे ना हो तो रिश्तेदारी के ऋण के कारण इंसान को मुकदमेबाजी का, लड़ाई झगड़े का, एक्सीडेंट का, ऑपरेशंस का बार बार परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अब इसकी दो रेमेडी। अगर बुध से आ रहा हो पहले और आठवें में तो कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन, और वही तरीका होगा, खानदान से सभी पूरे खानदान से पैसा इकट्ठा करें, कन्या पूजन करें, कन्याओं को भोजन कराएं, तरीका वही होगा। बस एक स्त्री श्राप वाला मामला खुद तक सीमित रखना चाहिए, नहीं तो रिश्तेदार बड़े आनंद ले लेकर के पूछते हैं तो आपकी पत्नी का निशाना कैसा है? तो सही निशाना ही है, पहले ही चेक कर लेते। अगर केतु पहले या आठवें में बैठा हो तो फिर ऐसे में कुत्तों की सेवा, और जो गली के कुत्ते होते हैं उनको मीठी रोटियां देना। वैसे तो लिखा गया है तंदूर की गुड़ की रोटियां बनवा करके साल में एक बार 108 से ज्यादा कुत्तों को ये भोजन कराना इस तरह से। और जो एक साथ नहीं भी कर सकते उनको थोड़े थोड़े में भी करते रहना चाहिए। और साल में एक दिन जरूर चुनना चाहिए ऐसा जिनमें वो सभी से पैसा इकट्ठा करके और वो 108 से ज्यादा कुत्तों को सेवा कर। जो लोग सुबह सुबह सैर करने जाते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो सैर करते जाते हैं गलियों के अंदर, उनको रास्ते में कुत्ते मिलते रहते हैं, वो बेचारे डालते रहते हैं। मैंने कई बुजुर्गों को भी देखा है ऐसा, मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। बहुत अच्छा मेरे को लगा। और ये चीज सर मैंने, डॉग पाल सकते हैं घर में? वो अलग तरीके से देखा जाता है। ओके। गुरुजी अगर इन ग्रहों के साथ 2-3 ग्रह हो रहे, हाँ संजीव, उन ग्रहों के साथ अब केतु के साथ लगने में 2-3 ग्रह हो रहे हो, या 8वें भाव में 2-3 ग्रह हो रहे, उनकी चिंता नहीं करनी संजीव। सबसे पहले फिर भी देखना है दोष ऋण मान, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने फोकस करना है पहले ऋण के ऊपर।
और कई लोगों ने 12 साल खोल के लिया। बच्चे की कुंडली में बन रहा हो तो गुरुजी बिस्किट्स भी दे सकते हैं? हाँ जी, गुरुजी किसी 12 साल के बच्चे की कुंडली में यही केतु है फर्स्ट भाव में और उसका मंगल भी बद है, तो उसको क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं करना है 12 साल के बच्चे के साथ। 12 तो साल बड़ा का हो होने गया दो, बच्चा। नहीं बड़ा होने दो और बड़ा होने दो। सर 16 टॉपिक साल अभी की खत्म आयु करवा तक लो आने पहले, दो। फिर क्वेश्चंस लेना। पहले टॉपिक खत्म हो गया तो क्वेश्चंस बाद में हो जाएंगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से करने से आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। अब अगला लिखो, बहन बेटी का कर्जा। बहन बेटी का कर्जा ये बड़ा टफ पड़ जाता है, ये ध्यान रखना। बहन बेटी का कर्जा, इसका संबंध कुंडली के तीसरे भाव से और छठे भाव से है और इसकी जड़ बुध ग्रह है। जैसे रिश्तेदारी के ऋण में जड़ कौन था? मंगल था। इसमें जड़ बुध ग्रह हो जाएगा, तीसरा और छठा। अगर तीसरे भाव में चंद्रमा हो या छठे भाव में चंद्रमा हो तो ये बहन बेटी का ऋण बनता है। अब ये कैसे पैदा होता है? ये पैदा होता है जब कोई व्यक्ति अपनी बहन बेटी का पैसा खा जाता है। हमारी सनातन संस्कृति में बहन का पैसा, बेटी का पैसा खाना महापाप है। कुछ लोग तो हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। अब ये बेटी के घर का पानी ना पीना, कुछ लोग कह देते हैं ये बहुत ही गलत परंपरा है, बहुत बकवास है, दकियानूसी है, पर ये परंपरा भी लाल किताब ज्योतिष से ही आई है ताकि हम उसे दे सकें। आपने देखा होगा भारत के मैक्सिमम इलाकों में शादीशुदा बेटी जब भी बाप बेटी से मिलता है अपने दामाद को और अपनी बेटी को कुछ देता है। यानी चाहे वो बेचारा 100 रुपए दे, गरीब है तो 500 दे, 1100 दे, अपनी हैसियत से कोई गिफ्ट देता है, कोई पैसा देता है, उसको हमेशा दे करके विदा करता है, कभी भी खाली हाथ नहीं विदा करता। इवन वो लोग किसी और की शादी में भी उसको अपनी बेटी मिल जाएगी तो वहां पर भी वो उसको पैसे देगा, वो वहां पर भी उसको जो है कुछ ना कुछ दक्षिणा देगा। तो ये जो इसीलिए है कि हमारे ऊपर कोई बहन बेटी का कोई कर्जा ना रहे। कुछ लोग चीटिंग से अपनी बहनों के साथ चीटिंग कर लेते हैं, प्रॉपर्टी में फ्रॉड कर लेते हैं, उनको धोखा दे देते हैं, तो बहुत गंदे गंदे कर्म हो जाते हैं जिससे ये कर्जा चढ़ जाता है और ये बहुत खराब कर्जा है एक प्रकार का। इससे व्यापार नष्ट हो जाते हैं या व्यक्ति व्यापार करने लायक नहीं बचता। बुद्धि काम नहीं करती, लिए गए फैसले उल्टे पड़ जाते हैं। बच्चों की खरीद फरोख्त करने से भी ये ऋण डेवलप हो जाता है। और ऐसी भ्रूण हत्या जिसमें पहले से ही लिंग का पता चल जाए, जैसे कोई कहता है भाई लड़की है गर्भ में, अब वो गर्भपात अगर करा दिया जाए ऐसी कंडीशन में तो ये बहुत खराब होता है। अगर हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा किया होता है तो आने वाली पीढ़ी में बुद्ध खराब हो जाता है। इसमें भी आपको क्या उपाय हो सकते हैं बताइए आप, किसी के समझ में आया हो तो। कन्याओं को भोजन। कन्याओं का भोजन, बहुत बढ़िया, और लगाओ दिमाग। सर बुध के देवी सभी की उपाय। उपासना। देवी की उपासना, पागल बहुत खाने, बहुत बढ़िया पागल बताया। खाने और किन्नर, पागल खाने और किन्नर को कन्या दान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संजीव ने बहुत अच्छा बताया। 3-4 पागल उपाय खाने बताए, और सबने किन्नर। बहुत अच्छे बताए हैं। पक्षियों को दाना देना। लाल किताब ब्लू कलर का में, कोड़ी। हाँ बिल्कुल, वो भी कोड़ियां वाला इलाज भी 108 कोड़ियां लेकर के। पीला वाला। फिटकरी से दांत साफ करना भी एक उपाय है।
फिर भी आप लोगों ने जो सारे उपाय बताए हैं वो सारे अच्छे हैं। अब देखो, आपने आज एक टेक्निकल तरीके से, सिस्टमेटिक वे से लाल किताब को ऋणों को सीखा। आपने और YouTube वीडियो पर भी देखा, जो किताब में लिखा है उससे बाहर नहीं जा पाते हो। तो सब्जेक्ट को डेवलप करना पड़ता है। आपने 4 उपाय बताए, 4 उपाय में से सिर्फ 2 उपाय तो लिखे हुए हैं, बाकी 2 नहीं लिखे, पर बात तो वही बननी है ना। दवा तो वही है, साल्ट तो वही है, तो देने में क्या फर्क है? बिल्कुल दी जा सकती है। आज हम यहीं तक करेंगे। किसी का जेन्युइन प्रश्न हो तो ही हाथ उठाएगा, बिना मतलब ना बोले। हाँ ज्योति जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जो ये कहते हैं ना मीठा कुत्तों को देना, तो कुत्तों को खुजली नहीं हो जाती गुरुजी मीठा हाँ, देने से? हो भी जाती, बिल्कुल हो जाती है। गुरुजी वो तो पाप लगेगा, और कुत्ते को खुजली हो जाएगी तो। ये बात भी है ना। हल्का सा गुड़ अगर देंगे तो फिर नहीं, थोड़ा सा ही डालना होता है, वैसे बहुत ज्यादा नहीं डालना होता और है। गुरुजी ज्यादा जो पूरा मीठा देने से दिक्कत हो जाती है। और गुरुजी जो सूर्य, मतलब सूर्य अगर 7वें में हो तो तांबे वाला करना है, अगर हाँ, सेकंड में हो तो फिर तो नहीं करना, मतलब नहीं, जब भी करना है तब भी कर सकते हैं? जब भी करना है। दूसरा और 7वां भाव दोनों एक साथ कहे गए हैं इसमें, जी गुरुजी। है ना। हमने 7वां पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि शादी का घर है, ताकि आपको समझ में आ जाए, पर दूसरा भी को भी सेम ही देना है। यानी कि सेकंड भाव में सूर्य बैठा हो, सेकंड में चंद्रमा हो, सेकंड में राहु हो, तो भी ये मान्य हो। वो भी और तांबे पति के टुकड़े पत्नी वाला, दोनों की कुंडली में हो तो दोनों समझेंगे गलत मुलाकात हो गई। वो भी तांबे वाला टुकड़े वाला कर सकता है वो व्यक्ति भी? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ हिरेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये आपने जो चांद दूध के लिए जो बोला था ना, केतु के लिए मातृ रूम में, तो उसमें अगर जैसे दूध को फाड़ के तो पनीर बनाते हैं, तो वो चीज भी हमें नहीं करना है ना? दूध या दूध की कोई बात कर रहे चीज हो? होती आज है तो पनीर की उसको, बात ही नहीं हुई। नहीं मतलब मातृ ऋण में आपने जैसा वाटर सोर्स गंदा नहीं करना है, मतलब नहीं जो नहीं केतु नहीं है नहीं, 4th हाउस में। इसमें पनीर वाला मामला नहीं है, दूध फाड़ने वाला मामला नहीं है ना। अच्छा, मतलब इसमें वो नहीं आएगा। चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन था, वो अलग था, है ना। अच्छा, वो अलग ओके समझा। ओके, ठीक ठीक है, ठीक ठीक, ओके। हाँ यामिनी पाटिल जी। सर नमस्ते। आपने ये नमस्ते। जो अभी बहन बेटी का कर्जे का उपाय बताया, तो कन्या को भोजन और फिटकरी से दांत साफ करना, बस यही 2 बताए ना आपने? हाँ, देवी पूजन सर भी अच्छा वो है। पागल खाने में दान करना वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। किन्नरों को दान देना ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओके। सर और कौड़ी वाला क्या उपाय था सर? सर यस, मेरे को भी यही पूछना, कौड़ी वाला क्या उपाय है? अभी आ रहे हैं आप। और जैसे रिश्तेदारी का ऋण है, मतलब टेक्निकली तो नहीं होता और वैसे सिम्टम्स मिलते हैं, तो मतलब नहीं, उसको टेक्निकली नहीं होता और सिम्टम मिलते, मैं समझा नहीं बात को, पूरा समझाओ। मतलब जैसे कि 1st हाउस 8th हाउस में जैसे आपने कहा ना, बुध बैठा हो या केतु हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है बट सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि जैसे रिश्तेदारियों से नहीं प्रॉब्लम यामिनी होती है। जी, मंगल बद में भी होता है। मंगल अच्छा। बद में भी एक टर्म्स हम यूज करते हैं, खुशी में गमी होना। यानी जब भी खुशी का वातावरण हो, हमारा किसी से झगड़ा हो जाना, मनमुटाव हो जाना, ये जब मंगल बद होता है, जब भी ये सीन खड़ा हो। हाँ जी। और हाउस में 5th हाउस में अगर राहु, मतलब ऐसा एक केस देखा था मैंने, तो वो जो गर्ल थी उसका जैसे जैसे वो खुद ब्राह्मण है, तो उनकी मतलब लड़की का अफेयर किसी पाकिस्तानी लड़के से हो गया, एंड वो डैड से भी अपनी बात नहीं करती, तो वो सिम्टम्स एकदम उनके मिल रही है, मतलब डैड से बिल्कुल बात नहीं कर रही, मतलब शी इज ए डॉक्टर एंड वो बात भी नहीं मान रही है, तो वो वाला सिम्टम तो मैं, हाँ जी, बिल्कुल मैच करेगा।
लाल किताब इस तरीके से पढ़ाऊंगा, सब कुछ मैच करेगा। हाँ जी, थैंक यू। हाँ राखी जैन जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि जैसे हस्बैंड वाइफ के दोनों के पत्नी में कोई भी श्राप आता है तो 2 टाइम करते हैं वो चीज हम जो भी आपने उपाय बताए। मैंने तो ये कहा है, फिर दोनों कहते हैं कि हम दोनों की मुलाकात गलत हो गई। हाँ जी, वो तो मैं समझ तो गई, लेकिन मजाक हमें कर क्या रहा 2 था बार मैं। करना चाहिए? हाँ वो फिर मैं समझ गई। दोनों को करना चाहिए, दोनों एक दूसरे को सुधारेंगे ना। दुखी तो दोनों एक दूसरे अच्छा, से हैं। हर दिन अगर कोई भी आता है। हम्म, अच्छा सर, कोई भी ऋण आएगा तो दोनों बार दोनों को अलग अलग उपाय करने हैं। हाँ ये बात। अच्छा, पर अगर सबके अलग जैसे अलग आपने भी होते मना हैं। किया कि 12 इयर्स के हाँ जी, नहीं बच्चों जैसे को आपने नहीं कहा 12 इयर्स कराना, के बच्चों बच्चों को नहीं करते तो कराना। बच्चे कितने बड़े हो जाते करते हैं? कम से कम 16 साल 18 साल, कम से कम गुरु का पहला चक्कर तो चले 16 साल का। ठीक है हाँ सोनू जी, अब सर, बताएं क्या कह रहे हैं। सर और एक चीज पूछी थी सर, एक क्वेश्चन और है प्लीज। हाँ सर एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने स्त्री श्राप का बताया था, तो जैसे आपने उसमें मिसकैरेज का मतलब एबॉर्शन का बताया था, तो वो इस हाँ। जन्म में भी एबॉर्शन होता है तब भी होता है या पिछले जन्म के हाँ नहीं, इस जन्म में भी वो बहुत खराब करता है, आपका बुद्ध खराब हो जाता है एकदम से। तो ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये जो बहन बेटी का कर्जा आपने बोला, ये भी वही वाले होगा 2, 5, 9, 12 में अगर हो तब? वो और सब मून जगह थर्ड और सोनू जी, वो सब जगह मान्य सब है। जगह से। इसलिए ठीक है मैंने सर। पहले कहा था, ये इसको आपने बिल्कुल याद रखना है। मैक्सिमम लोग यही भूल जाते हैं। जैसे वो सारे अगर वो ऋण नहीं है याद रख तो लेते हैं, पर ये सूत्र भूल जाते हैं, और जिससे मैक्सिमम तो तीर तुक्का सही चल जाता है, पर कई केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ 2, 5, 9, 12 डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तब उसका असर सर नहीं होता है। तो उसका असर नहीं होता है। तो वो बंदा कहेगा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो ओके हूँ। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया कि किसी का सूर्य 7वें में बैठा है, पर उसके दूसरे भाव में ना राहु बैठा है, ना बुध बैठा है, ना शुक्र बैठा है, ना 9वें में बैठा है, ना 5वें बैठा है, ना 12वें में बैठा है। तो हो सकता है वो पीड़ित ना हो, और पीड़ित हो तो बहुत कम पीड़ित हो। मतलब इतना नहीं कि उसको ऐसा लगे यार ये तो बस तोड़ फोड़ कर देने वाला मामला है, तलाक ले लेना चाहिए या भाग जाना चाहिए या मतलब उसको फिर ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। हाँ ये तो हो सकता है उसको लगे कि जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ, तो वैसा नहीं हुआ वाली बात को तो आदमी 8-10 साल के बाद सेट कर लेता है। सर और एक क्वेश्चन और सर, जैसे आपने ये जो स्त्री श्राप में बताया है कि सन को 7th हाउस में 2nd या 7th में हो तो राहु का एस्पेक्ट भी गिना जाएगा कि राहु को प्रेजेंट होना पड़ेगा फर्स्ट से? राहु या तो बैठा होना चाहिए, बैठा होना कोई चाहिए। बात नहीं, सीधे ग्रह के बैठे जाने की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ नीलम थोरिया जी। गुरुजी, इसमें जो तांबे का टुकड़ा है उसमें तांबे की वो बॉल्स ले सकते हैं? नहीं तांबे का टुकड़ा लेना बस, मतलब कोई भी शेप चलेगा? नहीं चकोर टुकड़ा लेना है। मंगल की मदद देनी है सूर्य को, मंगल नेक की मदद देनी है। और गुरुजी जो सूर्य का ऋण है उसमें 5th हाउस खाली हो उसके लिए कुछ भी नहीं है ना? नहीं उसको है ही नहीं, वो मुक्त है, उसको नहीं है वो वाला। इंदु गुप्ता जी देखो, प्रसन्न होने से मैं ऋण को माफ कर देता हूँ, ऋण नहीं होने देता। सर ये पूछना था कि गुरु वाले कोई भी भाव पीड़ित ना हो, लेकिन पत्नी की कुंडली में अगर स्त्री श्राप बन रहा है ना, और सिम्टम्स भी ऐसे आ रहे हैं कि वो हेल्थ वाइज बहुत परेशान उसकी वजह से उसके कोई और रीजन ढूंढना पड़ेगा इंदु जी। अगर पत्नी की कुंडली में 2, 5, 9, 12 डिस्टर्ब नहीं है और स्त्री श्राप है पर सिम्टम आ रहे हैं, तो वो किसी अन्य कारण से भी आ सकता है। जैसे अगर पत्नी का शुक्र डिस्टर्ब होगा, अकेला शुक्र किसी कारण से डिस्टर्ब हो, शुक्र 6ठे भाव में बैठ जाए, शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ जाए, शुक्र सूर्य के साथ बैठ जाए, शुक्र राहु के साथ बैठ जाए, समझे बात को, तो भी ये सिम्टम आ जाते हैं। तो उस केस में क्या रेमेडी करना चाहिए सर? वो अलग अलग केस के अलग अलग है, वो अलग अलग केस का अलग है। अगर सूर्य के साथ शुक्र बैठ जाए इस केस में तब क्या सूर्य करें? के साथ, हाँ जी, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ जाए ये अच्छा नहीं माना जाता। इससे भी गायनी प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स और हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, यूरिनरी प्रॉब्लम, कई तरह की चीजें घटनाएं घट जाती।
तो इसमें फिर क्या रेमेडी इंदु हो जी सकती है? इंदु जी देखना पड़ता है कि सूर्य कहाँ, शुक्र कहाँ, फिर किसका एस्पेक्ट किसका नहीं, वो गलती होने के चांस हो जाते हैं। और सर अगर किसी की कुंडली में बहुत सारे ऋण बन रहे हो तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, तो उसको पहले तो ये समझना चाहिए कि तेने कर्जा बहुत ले रखा है। हाँ, तो अब उसमें इसकी क्या करें? अभी इसकी शॉर्ट फॉर्म में EMI बनानी चाहिए ढंग से, कि मैं जितना हर महीने चुका सकता हूँ। तो उसका छोटी छोटी फॉर्मेशन के अंदर छोटी छोटी रेमेडीज क्योंकि करनी हर चाहिए। चीज के लिए तो रिश्तेदारों से नहीं मांग सकते ना, सब कुटुंबों से कैसे मांगेंगे हाँ, हर तो ऋण अपनी के लिए? तरफ से दो 10 गुना करके। अच्छा, थैंक यू सर। उन्हें बताओ कि तुम्हारी वजह से ही मैं फंसा हुआ हूँ। सर 108 कौड़ियों वाला कौन सा उपाय था सर? हमारे 108 हिंदुस्तान में विक्टिम कार्ड खेलना सबसे ज्यादा आसान होता है। कोई और कार्ड खेलना आसान हो ना हो, विक्टिम कार्ड जरूर खेल लेते हैं, है ना। कोई भी अपनी गलती नहीं बताता, सब कहते हैं तुम्हारी वजह से हम फंसे हुए हैं। तो रिश्तेदारों को तो बड़ी आसानी से कहा जा अब सकता है। सर पिछले जन्म की अगर लेकर आए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, बस किसी को फिर ब्लेम ना भी करें तब भी, लेकिन उनको तो चुकाना पड़ेगा ना। लेकिन चुकाना रिश्तेदारों से पड़ेगा, कैसे बिल्कुल बिल्कुल। ब्लेम गेम खेलने से होता क्या, गवर्नमेंट के साथ तो हाँ। खेल सकते हो। नहीं, किसी के साथ भी नहीं खेल सकते, और खेल के कोई फायदा नहीं, अपने आप को कई मानसिक लोग पीड़ा खेलते रहते हैं ना कि हमारी सरकार निकम्मी है। अच्छा, ये शब्द मैं ना बचपन से सुनता आया हूँ। महंगाई बढ़ रही है, सरकार निकम्मी है, नेता चोर हैं, मतलब जी कुछ सर। पेट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं। मतलब ये हम बचपन से सुनते आए और आगे तक सुनते रहेंगे। तो इन बातों पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। और कई लोग इसी चीज में लगे रहते हैं कि भाई हम दूसरों के कारण परेशान हैं। सर मैं ऐसा नहीं सोचती बस, नहीं, लेकिन आपकी उपाय बात के लिए नहीं कर सोचती। रहा इंदु जी, आपकी बात नहीं कर रहा। सर हाँ, सर गुंजन शर्मा कौड़ियों जी। वाला हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मातृ ऋण के लिए कोई और उपाय है चांदी के सिक्के को बहाने के अलावा? सिक्का नहीं, चकोर टुकड़ा गुंजन जी। हाँ, चकोर चकोर टुकड़ा जो आपने हाँ, बताया, तो नहीं, अगर लिखा हुआ नहीं यही है, लिखा हुआ ये एक यही ही है। उपाय। मैं भी आज तक यही करवाता आया हूँ, मेरा अनुभव भी इसी पे ही है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। संजय कौशल जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। सर वो जुपिटर का जो कल वाला उपाय था उसमें तो आपने एक पीपल पेड़ के बारे में बताया था, पीपल के उगाने के लिए। तो दिल्ली वगैरह में पीपल के पेड़ उगते तो है नहीं जगह, तो नहीं बहुत से उगते, कहते उगाए जाते तो उनकी लाइफ होती, देखभाल हो पाती नहीं हो पाती, ये समस्या रहती है ना। सबसे बढ़िया है सावन का मौसम आने से पहले पीपल के पेड़ मैक्सिमम लगाओ, जिसको ये उपाय करना है। जो जुलाई के महीने में जो भी आदमी पीपल का पेड़ लगाएगा उसका पीपल का पेड़ सेट लग जाएगा, बशर्ते पशु ना खाए। तो बाढ़ का इंतजाम करवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर, बहुत से एनजीओ देते हैं कि कुछ दक्षिणा देते हैं, वो आपकी देखभाल करते हैं, वो हाँ, उपाय ठीक रहता है। वहाँ ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं। अच्छा, आपके निगाह में है आजकल कोई एक अच्छा कंसेप्ट आ रहा है जंगल का निर्माण करना। कुछ ऐसी जमीनें हैं वहां पर लोगों को प्रेरित किया जाता है, और एनजीओ इस चीज को संभालते हैं। और वो लोगों को कहते हैं आओ हमारे यहाँ पौधा लगाओ। उनको कुछ पेमेंट दे करके लोग प्लांटेशंस करते हैं ताकि वो उस पे जंगल बना सके। तो कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों पर, कुछ अलग वीराने में ऐसी प्लांटेशंस होती है। ये मुहिम चलाई जाती है, तो ऐसी मुहिम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपने मन पसंद के पेड़ ले जा सकते हो। अगर मंगल बद्ध हो तो नीम का पेड़ लगाओ, गुलाब का पेड़ लगाओ, अनार का पेड़ लगाओ, और अगर गुरु से रिलेटेड कोई बात है तो पीपल का पेड़ लगाओ, शुक्र से रिलेटेड बात है तो गुलर का पेड़ लगाओ। इस तरीके से अपने अपने पेड़ चुन लो। सर आपके भी कॉन्टेक्ट में कोई एनजीओ है ऐसा? मैं तो एक आवाज मारूंगा कई एनजीओ आ जाएंगे। सर वो बढ़िया रहेगा। देखिए, तो बहुत फिर एक सारे क्वेश्चन लोगों और को था। बहुत सारे लोगों को मेरे ऊपर बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है संजय जी। उनको लगता है वसीम साहब के पास बड़े बड़े लोग आते हैं तो वसीम साहब किसी को कह देंगे तो कोई मना नहीं करेगा। वो बात अलग है कि मैं ज्यादा उस चीज में नहीं घुस पाता हूँ, पर कोई कोई चीज ध्यान में आ जाए तो बता भी देता हूँ। सर एक प्रश्न और था। ठीक है, धन्यवाद सर। सोनू सर जी एक अभी आ प्रश्न रहा और हूँ, था। सोनू जी आ रहा हूँ, इंदु जी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अरुण प्रकाश जी, सब पहले सबको देख लेना, कोई रह ना जाए। नमस्कार जी।
नमस्कार नमस्कार, अरुण प्रकाश जी। ये आपने बताया 2, 5, 9, 12 ये D12 से देखते हैं। नहीं, D1 से। D12 से नहीं नहीं, लगन कुंडली से अरुण जी, बिल्कुल लगन कुंडली से। अपने लाल किताब में D12 तक तो जाना ही नहीं, D9 तक भी नहीं जाना। हाँ इंदु जी। सर जो गौ सेवा के लिए होता है, तो जैसे जो गौ आश्रम बने हुए होते हैं, जब गौशालाएं बनी होती हैं, तो जैसे महीने की महीने पे हम वहाँ पर पैसे दे सकते हैं चारे वगैरह के लिए, अगर हम डेली नहीं जा सकते गौ के पास तो? देखिए, सबसे अच्छा तो रहता है जाना, ये सबसे उत्तम है। मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आता है। कारण क्या है कि गाय के पास गाय मिलती नहीं ना सर। गाय गौशाला में जाए, गाय के पास बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, सबसे पॉजिटिव ऊर्जा होती है गाय की। गाय के हाथ लगाएं, मालिश करें, गाय की सेवा करें, सरसों का तेल लगाएं, गाय को थोड़ा नमक खिलाएं, चारा खिलाएं, पानी पिलाएं, जो व्यवस्था हो सकती है। नहीं है तो अपने हाथ फेरे, हाथ जोड़ लें। अगर और भी नहीं कर सकते तो गाय जिस मिट्टी पे चलती है उस मिट्टी को अपने माथे से लगाएं, आप देखो बड़ा अद्भुत काम है, बड़ा अच्छा काम है। आंतरिक इच्छा होती है कि गाय को पालूं, लेकिन यहाँ पर शहर में पाल ही नहीं सकते और आश्रम इतनी दूर दूर है कि जा नहीं सकते, बहुत ही दुविधा है। मेरे तो खुद अंदर से बहुत इच्छा होती है कि मैं गौ पालूं, नहीं तो वृंदावन में जाके रहूं और वहाँ गौ पालूं, पर पता नहीं वो इच्छा साथ ही जाएगी। वृंदावन घुमाया कर कीजिएगा और वृंदावन जा करके एक ही दिन सेवा करिए कर लो वहां जा करके। हाँ सोनू जी बताइए। सर गाय को अगर चारा ना मिले तो पालक वालक भी दे सकते हैं? हाँ मर्जी है, बाकी पूछ लेना गाय से वो क्या खाना पसंद कर रही है। सर एक आप 108 कौड़ियों वाला उपाय बता रहे थे ना सर, वो लिखा नहीं गया। कोई बात नहीं, एक आधी चीज छूट भी जाएगी, कोई फर्क पड़ेगा? सर क्या है उपाय? मतलब पता होगा तो एटलीस्ट 108 कौड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें जला करके जल प्रवाह कर दिया जाता है। तो ये भी कलेक्ट करनी है सबसे या कि खुद ही देनी है? अब कलेक्ट तो देना, तो पैसे ही ले लो, आजकल कौड़ी कौन देगा? ठीक है सर। कौड़ी सर, जो और है ये जो कौड़ी कुछ सर, तांत्रिक प्रयोगों में काम आती है, इसलिए तंत्र से रिलेटेड चीज का तो नाम भी नहीं लेना, नहीं भगा देंगे लोग लट लेके। सर अगर जैसे चौकोर पीस आप बोल रहे हो, सर अगर हम अपने रिश्तेदारों से पैसे ले लें और खुद खरीदें तब चलेगा? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही करना होता है, बिल्कुल ऐसा ही करना, ऐसे ही करना। देखिए ठीक है, आंख बंद करके विश्वास इस संसार में सिर्फ आपके माँ बाप कर सकते हैं। जो बेटा कहेगा ना पापा मेरे को चांदी की डब्बी दे दे, बाप दे देगा। वो अपनी माँ को कहेगा माँ मुझे ये दे दे, माँ दे देगी। माँ बेटी को दे देगी, बेटे को दे देगी, बाप दे देगा। और कोई होगा तो दिमाग लगाएगा। इवन उन्हें ये भी पता चल जाए हमारा बुरा हो रहा पर हमारे बच्चे बच्ची का ठीक हो रहा है, वो फिर भी दे देंगे, फिर भी वो रिस्क खेल जाएंगे, पर दूसरा और कोई नहीं खेलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है इस संसार में धरती के देवता है माँ बाप। भगवान ने जब भेजा तो खाली नहीं भेजा, भगवान ने देवी देवता साथ भेज दिए। तो ठीक है, चलिए चलो सबका हो गया। राहुल रह गया, बताओ राहुल। मैं ये कह रहा था सर, ये केतु फर्स्ट हाउस में और राहु 7th हाउस में, ये तो हमेशा आमने सामने ही रहते हैं। तो रहने दो, अब क्या करें। तो इस पे जैसे ये है, जब भी शादी वादी का टाइम हो तो उसमें भी कोई उपाय हो सकता है क्या इन हाउसेस के? हाँ बस केतु लगन में रहेगा तो मुंह बनाए घूमता रहेगा वो। नहीं, उसके कोई उपाय होते हैं कि मतलब बाद में करने के बजाय शादी के टाइम पे अगर कुछ हो जाए तो? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सर ने बताया था ना 2 शादियां करा दो, 2 बार फेरे। हर एक को नहीं बताना सोनू जी, सीक्रेट फार्मूले हैं ये। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। अब एक काम कीजिएगा, कल जो है, कल आज तो नहीं, कल आज तो क्लास के बारे में लिखिएगा। कल जो है आप जो है अपनी कुंडलियों में से छाटिए कौन कौन से दोष हैं। अभी मैंने 2-3 दोष और बचे हुए हैं, वो करवा लूंगा, पर बाकी अब तक जितने कराए देखिए, छाटिए। नाम मत लिखेगा कि मेरी में मेरी में, ठीक है? बस बताइए और देखिए कि उनमें से क्या क्या कंडीशन मिल रही है, क्या क्या नहीं मिल रही है, ठीक है? ओके सर वो वर्षफल वाला भी करवा देते एक बार। और राहुल भाई मैं अभी 20-22 क्लास पे भी नहीं पहुंचा हूँ, करवा दूंगा।